नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल डीआरडीओ सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर को पूरा समाप्त करने का निश्चय किया है, जो कि दोस्तों ये आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपका इस सीरीज से बाहर चला जाए। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, परिणामित्र में डैश डैश हैं, यानी ट्रांसफार्मर में डैश डैश हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ताम्रहानि, ये इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर में ताम्रहानि होती है। ट्रांसफार्मर में घर्षण एवं वायु घर्षण हानि नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती हैं। सही उत्तर स्टील पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ स्टील पटलों में सिलिकॉन अंश को घटाकर कम की जा सकती हैं। भावर धारा हानि रोकने हेतु ठोस इस्पात के बजाय इसके पतले पतले लेमिनेशन प्रयोग करते हैं। अगला है, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह है। सही उत्तर अधिक धारा लेगा, राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणक निम्न हो तब यह अधिक धारा लेगा। अगला है, किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक समानता होता है। ऑप्शन नंबर सी 0.95 पश्चिगामी, राइट आंसर है। किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणक 0.95 लैगिंग होता है। इस शक्ति गुणक पर उपकरण की दक्षता अधिकतम होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि वितरण निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चुनना है। जैसे कि वितरण प्रणाली का शक्ति गुणक न्यून होता है क्योंकि, चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आर्क लैंप का प्रयोग होता है, दोस्तों ये सही है। तुल्यकालिक मोटर का कम प्रयोग होता है, ये दोस्तों भी सही है। और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन 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 धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल से पश्च हो जाती है, विशेष रूप से हल्के भारों पर। ये भी सही है। चलिए हम आपका आंसर बता देते हैं। जैसे कि उद्योगों में प्रेरणी मोटरों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, यही आपका गलत है दिया गया है। चलिए, बाकी आप सही, आपके सारे आंसर सही दिए गए हैं, सारी व्याख्या। जैसा कि व्याख्या देखते हैं इसमें, वितरण प्रणाली शक्ति गुणक निम्न होता है क्योंकि उद्योगों में प्रेरणी मोटरों का व्यापक उपयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है। तुल्यकालिक मोटर का व्यापक प्रयोग टी/एफ द्वारा चुंबकन द्वारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित ईएमएफ से पश्च होती है, विशेष रूप से हल्के भार पर होती है। अगला है, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हों तो सही उत्तर ताम्र क्षति बढ़ेगी, राइट आंसर है। जैसे कि यदि ट्रांसफार्मर के मोटे तार के बने हो तो ताम्र क्षति बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मोटे तार में प्रतिरोध कम होगा और धारा अधिक आएगी। फलस्वरूप I²R हानि का मान बढ़ जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है? चौड़ी आवृत्ति सीमा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपका
यहाँ पर दिया गया है ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे अच्छा गुणक चौड़ी आवृत्ति सीमा होती है और अतः जब दो ट्रांसफार्मर को एक साथ जोड़ते हैं तो आवृत्ति सीमा चौड़ी हो जाती है। अगला है चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन की एक लघुतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आपका दिया गया चल अवयवों वाली मशीनों में लिमिट स्विच मशीन की एक लघुतम दक्षता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे मशीन में एक मानक दक्षता से कम दक्षता नहीं होने का प्रमाण मिलता है। अगला है रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैकिंग वाइंडिंग प्रतिगमन धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ तथा अर्थ भूदोष के विरुद्ध संरक्षण के लिए होता है। रेलवे का ट्रैक रिटर्न वायर की तरह कार्य करता है। रेलवे में 25 केवीए एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। चलिए अगला है अभिवर्धन रूपांतरण बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न से स्थित होता है। सही उत्तर संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर। राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। बूस्टर ट्रांसफार्मर संचरण लाइन में मध्यस्थ बिंदु पर स्थित होता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने हेतु प्रयोग होता है, अर्थात संचरण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज में कमी आ जाती है तो इसी ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया जाता है। अगला है अगला आपका दिया गया है 250 प्रति 3000 50 साइकिल प्रति सेकंड फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के चक्करों की संख्या क्रमशः होगी। चलिए हम आपको बता देते जैसे कि यहाँ पर V1 आपका 250 दिया गया है और यहाँ पर N निकल कर आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं 25 आ जाएगा। और फिर दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ पर द्वितीयक चक्करों की संख्या निकालेंगे, 3000 में 10 का भाग दे देंगे, आपका 300 यहाँ पर आ जाएगा और 25 आ जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। 25 और 300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर वोल्टेज नियमन वोल्टेज रेगुलेशन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। सही उत्तर रूपांतरक राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। वोल्टा नियमन रूपांकन रूपांतरक का एक मानदंड होता है। जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक टर्मिनल वोल्टता और उसके आंतरिक प्रतिरोध तथा क्षरण प्रतिरोध के कारण कम होने लगती है, जिससे वोल्टा नियमन कहते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए डेड डैश की ज़रूरत होती है। अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की ज़रूरत होती है। ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स होता है जो हमेशा एक समान रहती है। जैसा कि इसका फार्मूला हमने आपको कई बार बताया, या इसे याद कर लीजिए। अगला है किसी ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता तब उच्चतम होती है जब सही उत्तर उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियों के बराबर होगी। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लौह हानियों के तुल्य होती है। जैसे कि लौह हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ यहाँ पर होती हैं। लौह हानियाँ स्ट्रेसिस हानियाँ प्लस भंवर धारा हानियाँ दोनों को जोड़ दें तो आपका लौह हानि निकल कर आ जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। और अधिकतम दक्षता के लिए लोड यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण लोड रूट में लौह हानियाँ प्रति ताम्र हानियाँ होती हैं। अगला है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स डेड डैश पर निर्भर करता है, लोड करंट पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है।
जैसा कि यहाँ पर हम व्याख्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर कोड में फ्लक्स 3 भागों में विभक्त होता है। जैसे कि यहाँ पर φL1, φL2 तथा φL1 तथा φL2 को क्षरण फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जो क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में होता है। फ्लक्स हमेशा स्थिर बना रहता है, इसे ही उपयोगी फ्लक्स कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि दिया गया है, ये वाइंडिंग की गई हैं। चलिए और व्याख्या बता देते हैं आपको। जैसा कि जब ट्रांसफार्मर लोड नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्षरण फ्लक्स नगण्य होता है, और लोड की स्थिति में धारा का मान बढ़ाने से क्षरण का फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। अगला है, किसी ट्रांसफार्मर का कोर डेड डैश के लिए लिमिनेट किया जाता है। सही उत्तर आयरन क्षतियों को कम करने के लिए राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, आपकी दी गई है, किसी ट्रांसफार्मर की कोर का लेमिनेशन भंवर धारा हानि यानी आयरन क्षतियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं, जो कि हमने आपको कई बार बताया। अगला है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डेड डैश होगा। सही उत्तर हमेशा शून्य यानी हमेशा मूल्य का, ये इसका सही उत्तर है। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज समान मूल्य का होगा, क्योंकि इसमें उपयोगी फ्लक्स हमेशा नियत बना रहता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? आवृत्ति स्थिर रहती है। सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिकी डिवाइस है, जो समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, अगला आपका दिया गया सवाल है दोस्तों, इसको पहले तो आप अपने आप से लगाइए, अगर नहीं आता तब वीडियो को देखना। जैसा कि एक 25 kVA एकल फेज यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्करों पर द्वितीयक व 40 चक्कर हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो द्वितीयक में वोल्टेज और करंट क्या होगा? सिंपल सा फार्मूला हमने आपको कई बार बताया, इस फार्मूले पर आप मान रखेंगे। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे व्याख्या के माध्यम से, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रख दिया गया, और पूरा मान रखने के बाद आपका यहाँ पर V2 निकल कर आ गया, V2 240 आ गया। फिर दोस्तों इसका रेटिंग देखेंगे, फिर धारा इसमें निकाल लेंगे, जैसे कि VA/V यहाँ पर आप मान रखेंगे तो पूरा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि I का मान निकल कर आ जाएगा। फिर दोस्तों V2/V1 I1/I2 यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका I2 निकल कर आ जाएगा, जो कि 104.16 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मापन हेतु किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपकी व्याख्या दी गई है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टता का मापन करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग अधिक टर्न की तथा द्वितीयक वाइंडिंग कम टर्न की जाती है, इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। इसके प्राइमरी की वाइंडिंग कम टर्न की होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 200 वोल्ट एसी और 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट और डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? सही उत्तर प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। यदि डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसे परिवर्तित फ्लक्स नहीं होता है, जिससे कि उसमें बहुत अधिक हानि होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। दोस्तों ये आपके
यूपीपीसीएल TG2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। यूपीपीसीएल के अलावा और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जहां ITI से रिलेटेड आपके प्रश्न आते हैं यानी इलेक्ट्रीशियन से, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर दोस्तों इन सारे सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है आपका एक भी बाहर चला जाए। और दोस्तों हमने अपने चैनल पर के एग्ज़ाम फाइट चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और कुछ वीडियो जैसे बना रखी है, जैसे कि 41 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर हमने सभी टॉपिक से हमने 150 प्रश्न लिया है, जो कि 40 वीडियो में सभी 150 प्रश्न हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वो सारी वीडियो देख लें। और सभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें सभी टॉपिक से प्रश्न को नहीं लिया गया है, सभी टॉपिक में सभी प्रश्नों को लिया गया है। अगर वो 41 वीडियो हैं, अगर पूरी देख लेते हैं तो सभी टॉपिक मान लो आपका रिवाइज हो जाएगा और पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर दोस्तों उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो ज़रूर देख लें आप अपने एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरा वीडियो आपको हेल्पफुल हो सके। चलिए, अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक परिपथ के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश डैश से बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर, निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी दी गई, निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक परिपथ के बीच चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाया जा सकता है। अगला है, एक सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर रेटिंग 100 एम्पियर प्रति 5 एम्पियर हो तो गुणन यानी के डैश डैश होगा। सिंपल सा फार्मूले पर मान रख देंगे, आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला आपका दिया गया है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भार को कैसे व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर आभासी शक्ति राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि वोल्टा अथवा धारा पर रिले सर्किट द्वारा खपत की वैद्युत शक्ति को शक्ति उपभोग कहते हैं। इसे एसी के लिए वोल्ट एम्पियर तथा डीसी के लिए वाट में व्यक्त करते हैं। इसे बोझ या बर्डन कहते हैं, जो कि बर्डन अप्रीमेंट पावर कहते हैं। अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर भावर धारा हानि, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आप देख सकते हैं, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग एडी करंट लॉसेस घटाने के लिए किया जाता है, जबकि हिस्टैरिसीस लॉसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दोनों ही कोर लॉसेस हैं, जैसे कि हिस्टैरिसीस लॉसेस का फार्मूला देख सकते हैं जो कि आपका दिया गया है। चलिए, अगला आपका दिया गया है जो कि प्रतिशत वोल्टता नियमन गुणे डैश डैश गुणे 100, जहाँ की नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दिया गया है। इसका फार्मूला क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या दी गई है, जैसे कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए, अगला है, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। सही उत्तर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयुक्त मटेरियल है। इसके प्रयोग में भार धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ न्यूनतम होती हैं। यह आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है और 25 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm तथा 50 प्रति चक्र सेकंड के लिए 0.8 से 0.35 mm तक होनी चाहिए। अगला आपको दिया गया है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता गणना कैसे की जाती है, जबकि E0 यानी शून्य लोड पर वोल्टेज और V यानी पूर्ण लोड पर वोल्टेज दिया गया है। फार्मूला आपका दिया गया है E0 माइनस V अपान V गुणते 100, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए,
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। जैसा कि ये सूत्र आपको हमने बता दिया। ये थे आज के प्रश्न, जो कि आज से हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके सारे प्रश्नों को हमने कवर कर दिया है। अगर पूरे वीडियो नहीं देखे हैं, आप पूरी सीरीज नहीं देखा है, तो ये पूरी सीरीज ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें 317 प्रश्न दिए गए हैं और इसकी व्याख्या जोड़ेंगे तो कम से कम 500-600 से लेकर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। अगर ये सारे प्रश्न देख लेते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं आपका ट्रांसफार्मर से बाहर चला जाए। चलिए, अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।